So, Assalamu alaikum, dear students. This is the second session, and in this session, we will talk about the sampling technique. Previous session में हमने डिटेल से बात की थी about the types of variable along with example. Here in this lecture, in this session, we will talk about the different sampling technique along with examples. So, first of all, what is sampling? Sampling is a process of selecting representative units from entire population of study. In research studies, it is not always possible to study an entire population. Therefore, the researcher draws a representative part of population through sampling process. Suppose आप पेशावर से स्टडी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं and you are just collecting the data from the public community. So it is impossible and too difficult for all of you. आप जितनी भी सपोज आप 3 बंदे हैं, इवन आप डबल यानी 6 बंदी भी टीम में हो जाए, तब भी जो है पूरी पेशावर से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप क्या कर देते हैं, आप ऐसे एक खास अमाउंट के लोगों को जिसमें हर एक कैटेगरी के लोग शामिल हों, आप पेशावर की यहाँ से आप कलेक्ट करें, सेलेक्ट करेंगे, उनको रिक्रूट करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, और जब वो वॉलंटरली आपको कंसेंट दे के आपके स्टडी में शामिल हो जाते हैं तो आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप इंटायर पॉपुलेशन से एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आप इंक्लूड कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है, और फिर सैम्पलिंग की जो रिजल्ट्स आते हैं ये फिर हम वापस एंटायर पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हैं, पूरी एंटायर पॉपुलेशन पर हम इसके रिजल्ट्स को डाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि सैंपल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव यानी इनफ हो। अगर ये सपोज आप इतना कम सैंपल आपने लिया है तो फिर होगा ये कि हम उसके रिजल्ट्स को तमाम पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन कम पॉपुलेशन में जो रिजल्ट्स है ये बाई चांस भी हो सकते हैं, मतलब उसमें फिर बायसनेस आ सकते हैं। मैं आपको आसान सा मिसाल दे रहता हूँ। खवातीन जब ये किचन में चावल बनाती है तो चावल में जब पानी डाल के, मसाला डाल के, सब कुछ डाल के, फिर उससे नमक वगैरह मिक्स करके, तो वहां से फिर थोड़ा सा पानी जो है ये हथेली में डाल के उसको टेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो है इनमें नमक की क्वांटिटी कितनी है। आप देखिए ये पूरी जो पतीली वहां पर चावल जो बने हैं, दिस इज एक्चुअली द एंटायर पॉपुलेशन। वहां से जो थोड़ा सा आप जो 5 मिलीलीटर इतना जो है आपने यहाँ पे चम्मच से आपने वहां से अपने हथेली में डाल दिया और इसको टेस्ट कर लिया, आपने सैंपल रिक्रूट कर दिया, सैंपल पे एनालिसिस की, एनालिसिस के बाद रिजल्ट आ गए, रिजल्ट में पता चला कि नमक कम है, तो आपने वो पूरी जो रिजल्ट है वो पूरी पतीली पे जो इंटायर पॉपुलेशन है उस पर आपने अप्लाई कर दिया, और वहां पे फिर आप उस जरूरत के मुताबिक जो है नमक डाल देते। या सपोज नमक बराबर है तो आप इंटायर जो वहां पे पतीली में पॉट में बड़ी बर्तन में अपने चावल जो रखे उस पर आप जनरलाइज कर देते। और यही रिसर्च में होता है कि चूंकि हम तमाम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से, अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से मुराद ये है सफिशिएंट सैंपल, कि सैंपल कम से कम इतनी होनी चाहिए जिसको हम जनरलाइज कर सके। अगर आप जस्ट 1 और 2 ड्रॉप पानी जो है, जो खातून वहां पे चावल बना रही है, जस्ट 1 और 2 ड्रॉप पानी का जो है हथेली में रख के उसको टेस्ट, तो शायद उसको नमक का अंदाजा नहीं होगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ दैट सॉल्ट इन दैट राइस वाटर। तो फिर क्या होगा, आप इसलिए उसको जनरलाइज नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड इनफ डेटा, हमें नहीं मिल रही है। तो इसलिए जब हम सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे सैंपल जो है इट शुड बी एडिक्वेट, इट शुड बी सफिशिएंट, कि जिसमें हम जो है उसको फिर आगे जनरलाइज कर सके। तो सैंपल इट इज द यूनिट दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ये फिर होमोजेनस भी हो सकती है, हेट्रोजेनस भी हो सकती है। सपोज आप सब जो है 7th सेमेस्टर आइडियोलॉजी की स्टूडेंट्स है, सो रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी द 7th सेमेस्टर ऑफ आइडियोलॉजी, ऑल ऑफ द क्लास फेलो, ऑल ऑफ द क्लासमेट्स इन योर, जो आपकी क्लास मेंबर्स है, दे आर एक पॉपुलेशन अगर हम इसको ले, सो दैट वुड बी होमोजेनस पॉपुलेशन।
लेकिन अगर जेंडर वाइज पर हम आपकी क्लास पॉपुलेशन को ले, देन यू बिकम द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। अच्छा, so represent the whole population and purpose to draw the inference। inference से मुराद ये है रिजल्ट निकालना। तो आप ये जो सैंपल आप सेलेक्ट करते हैं ये पूरी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसी सैंपल से आप रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट जो है फिर आप इंटायर पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। दीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल। सैंपलिंग फ्रेम किसे कहते हैं? लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज चूजन। सपोज आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स जो है उनके नाम मैं लिस्ट कर देता हूँ, सो दैट लिस्ट विल बी कॉल्ड इज द सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये बहुत जरूरी है। आगे जाके जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, सैम्पलिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे, तो बाज टाइप्स के लिए ये सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये मस्ट है, मैंडेटरी है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? सही है। तो ये सैम्पलिंग फ्रेम आप लोग को क्लियर हो। दैट मीन द लिस्ट ऑफ ऑल द eligible and all the present and all the member of the population, not the sample। ये जो पॉपुलेशन जिससे हमने सैंपल एक्सट्रैक्ट करनी हो, तमाम पॉपुलेशन की जो लिस्ट है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द सैंपलिंग फ्रेम। सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन लिखा है, लिस्ट ऑफ सैंपल नहीं। सैंपल तो ये बाद में हम उसी लिस्ट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, दिस इज एक्चुअली द ग्राफिकल समरी ऑफ व्हाट वी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड। दिस इज जो पीच कलर आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट आवर एंटायर पॉपुलेशन। फिर इसमें से आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है आप ले, और इस पॉपुलेशन के पास आपके पास सैंपलिंग फ्रेम मौजूद है। इस सैंपल से फिर आप क्या कर देते हैं, आप सैंपलिंग प्रोसेस करके कोई भी टेक्निक यूज करके, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक सैंपल ले लेते हैं। एक सैंपल से फिर आप एक्चुअली इन पर आप डेटा रिसर्च करेंगे, और इन पर आप ऑब्जर्व करेंगे, इन से आप डेटा लेंगे, और इसी डेटा पर एनालिसिस करके आप रिजल्ट्स बनाएंगे, इन्फ्रेंस बनाएंगे, और उसी इन्फ्लुएंस को आप दोबारा से इसी पॉपुलेशन पर अप्लाई करेंगे। तो दैट इज एक्चुअली द एंटायर प्रोसेस, और द we can say that the sampling characteristic when we are conducting our research। तो जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि पॉपुलेशन जो है दे कैन बी होमोजेनस, राइट। वी कैन सी दैट, सी दे ऑल ऑफ दीज दे आर येलो कलर एंड सेम characteristic है, so these we can be called as the heterogeneous homogeneous population। On the other hand, population can be heterogeneous। आप वहां पर heterogeneous देखिए, यहाँ पर we have the purple color shape, दिन द ऑरेंज है, दिन यहाँ पे येलो भी है। सो जब हम सैंपल लेंगे ऐसे पॉपुलेशन से, सो देन देयर शुड बी द पर्पल, देयर शुड बी द येलो, देयर शुड बी द रेड। व्हाट डज इट मीन? सपोज आपके क्लास से मैं डेटा सैंपल लेना चाहता हूँ, सो यू जेंडर वाइज देयर इज हेटेरोजेनिसिटी। आप जो है मेल भी है, फीमेल भी है, दैट्स वाई अगर मैं आपकी क्लास से सैंपल लूंगा तो उसमें दोनों जेंडर के स्टूडेंट जो है ये होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज करनी है, तो एक तो हमारे पास जो है ये सैम्पलिंग फ्रेम एक रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड करेगी कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है। दूसरी जो है, दिस इज द नेचर ऑफ द population, this is the homogeneous or this is the heterogeneous। तीसरी जो important है, this is the size of the population, that how much large the population is। सपोज आप आपकी क्लास की बात, जो मैं बात करूं, सो यू आर मे बी 20-25 इस तरह के स्टूडेंट्स है क्लास में। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पूरी पेशावर की बात कर लें, सो देन दे उसको हम इस तरह सिंपली लिस्ट नहीं कर सकते, तमाम मेंबर्स ऑफ द पेशावर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो रेजिडेंट है। तो ये तमाम कुछ फैक्टर्स है, जो पैरामीटर्स है, विच कैन डिसाइड and which will decide that which technique we is used and which is appropriate, which is not appropriate। So आते हैं towards the type of sampling techniques कि हम किन किन तरीकों से population से sample select कर सकते हैं। So there are two types of sampling technique, the probability and the non-probability sampling। These are the types of probability: the sample random, stratified random, systematic random, cluster sampling, sequential sampling, and multi-stage sampling। All these are the probability sampling. Non-probability sampling techniques are the purposive, convenience sampling। This is not the convenient, this is the convenience sampling।
कंसेक्टिव सैम्पलिंग, द कोटा सैम्पलिंग एंड द स्नोबॉल सैम्पलिंग। काइंडली इसको करेक्ट समझे। दिस इज नॉट कन्वीनियंट, ये गलती से यहाँ पे कन्वीनियंट लिखा है। इट इज कन्वीनियंट टू अस बट द टर्म इज एक्चुअली कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। अब आते हैं एक एक को हम डिस्कस करते हैं along विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जितनी भी पॉपुलेशन मेंबर्स होते हैं हर एक को इक्वल चांस मिलेगी टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल। यानी दे विल बी इक्वल चांसेस फॉर ईच एंड वन। ईच एंड लक की बात है उनकी, चांस की बात है कि किस्मत पर कोई सेलेक्ट होगा कोई सेलेक्ट नहीं होगा। तो जिस तरह आम मिसाल में आप सबके नाम एक लॉटरी में डाल दे, उसको चेक कर दे और फिर दो नाम हटा ले, वो दो नाम कोई भी हो सकते हैं, मतलब सही है। सो दैट इज एक्चुअली वी कॉल्ड इज द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबसे पहले हम सिंपल रैंडम को डिस्कस करेंगे और फिर जो है आगे एक एक को एग्जांपल। सिंपल रैंडम सैंपल जो है, हम जिस तरह हमने कि इसमें तमाम पॉपुलेशन मेंबर्स को इक्वल चांस मिलेगी कि वो सैंपल का हिस्सा बन जाए। लेकिन ये हम तब यूज कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग जब हमारी पॉपुलेशन होमोजेनस होगी। होमोजेनस मीन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट एंटायर पॉपुलेशन दैट शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा जो हमारे पास और रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास सैंपलिंग फ्रेम होनी चाहिए। वी शुड हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। एंड तीसरी जो इसकी प्रीरेक्विजिट्स है दैट इज रैंडम सिलेक्शन ईदर बाय लॉटरी और रैंडम टेबल और कंप्यूटर। सपोज आपकी क्लास से मुझे दो बंदी चाहिए, या चार बंदी चाहिए, दो मेल एंड दो फीमेल हमें चाहिए। अब यहाँ पे राइट नाउ यू आर मल्टीपल बॉयज गर्ल्स मल्टी बहुत ज्यादा है। तो क्या करूंगा मैं, सपोज आपके पॉपुलेशन होमोजेनस कंसिडर करके यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ द सेवन सेमेस्टर आइडियोलॉजी, सो इट मीन यू आर होमोजेनस। अब सबके नाम जो है मैं डाल दूंगा और फिर बॉयज जो है एंड गर्ल्स दैट डजंट मैटर, कोई भी आ जाए दे कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सेवन सेमेस्टर आइडियोलॉजी के स्टूडेंट चाहिए। सो वहां पे मैं आप सबके नाम जो है डालूंगा और फिर उनमें से चार नाम उठाऊंगा और फिर कोई भी नाम हो, शायद सारे के सारे बॉयज आ सकते हैं, सारे गर्ल्स आ सकते हैं, 1-3-3-1 रेशियो के साथ सकते हैं, बट दैट वुड बी कार्ड इज द सिंपल रैंडम। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली बॉयज और गर्ल्स दोनों चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपके पॉपुलेशन जो है और इट इज नॉट नाउ होमोजेनस, नाउ इट इज हेट्रोजेनस। तो फिर हम ये सिंपल लॉटरी मेथड नहीं कर सकते, हम यहाँ पे रैंडम टेबल या कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नहीं कर सकते, हम दूसरी टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। सो ये जो है एक्चुअली रिक्वायरमेंट है फॉर द सिंपल रैंडम। एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट रिलायबल एंड अनबायस्ड मेथड है, रिक्वायर्स मिनिमम नॉलेज ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर बिकॉज ऑब्वियसली सबके सामने होगा। डिसएडवांटेज जो है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप जो है इसमें से सारे नाम फ्रेम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आप कर लेते हैं, सो दैट कैन टेक टाइम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है, दिस इज इन दैट केस इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस। तो जिस मिसाल आपके पॉपुलेशन को हम सेवन सेमेस्टर आइडियोलॉजी के बेस पर तो होमोजेनस थी, लेकिन फिर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर इट इज नाउ हेट्रोजेनस। इन दैट केस इफ वी वांट बोथ द मेल एंड फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों से मेंबर हमें चाहिए, देन वी शुड यूज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो इसके लिए क्या है, ये यूज्ड फॉर द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। What are the advantages? That ensure the representative sample in the heterogeneous population, and a comparison is possible in two groups, that is boys versus girls. Disadvantages: requires complete information of population. Large population is required. Chances of faulty classification of strata sometime हो सकता है। फॉल्टी क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम बहुत कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। यानी हम वहां से सपोज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाए या तहसील लेवल पे चले जाए, आप सारे स्टूडेंट्स को जिनका तहसील कौन कौन सा तहसील है, तो ये 10-12-14-15 हो जाएंगे, शायद सबका तहसील अलग अलग हो। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉल्टी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक जो है, इसको स्ट्रेटिफाइड इसलिए कहते हैं कि हम पहले उसको स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे। स्ट्रेटा क्या चीज होती है? स्ट्रेटा मीन द ग्रुप ऑफ पीपल
which are sharing the same characteristic. That would be called as the स्टेटा. सो हम हेट्रोजीनियस को छोटी छोटी होमोजेनियस पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे. तो सपोज आप बॉयज को हमने अलग कर दिया, गर्ल्स को हमने अलग लिस्ट में डाल दिया. अब बॉयज को जब हमने अलग कर दिया, नाउ दे आर विद द सेम जेंडर, they all are in the same semester of same discipline, so now this is homogeneous and girls भी homogeneous. So stratification में हम क्या करते हैं, हम heterogeneous large population को homogeneous small populations में, multiple small homogeneous population में कन्वर्ट करते हैं. सो मिसाल आप डेटा कलेक्ट करते हैं पूरे आईपीएमआर से, और आईपीएमआर में वी हैव 5 डिसिप्लिन. दिस इज द आइडियोलॉजी, दिस इज द ऑक्यूपेशनल थेरेपी, this is the piano, this is speech and language therapy, and we have the prosthetic piano के बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल डीपीटी. तो 5 डिसिप्लिन हो गया. राव आप आईपीएमआर से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, सो योर पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस. अब आपको क्या करना होगा कि आपने तमाम जो डिसिप्लिन की अलग अलग लिस्टिंग करनी होगी, और फिर उससे आप, अब ये सेम पॉपुलेशन हो गई, उससे फिर आप जो है डेट सैंपल थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे. जो आपके पास सैंपल आ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव होगा इंटायर आईपीएमआर का. विच डज इट मीन कि इसमें आईपीएमआर के तमाम डिसिप्लिन के मेंबर्स होंगे. अदरवाइज अगर आप उसमें सिंपल रैंडम करेंगे तो शायद चूंकि डीपीटी की स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो चांसेस है कि सारे के सारे या 80-90%, 70 से ज्यादा परसेंट सिर्फ डीपीटी के स्टूडेंट आ जाए. तो दैट विल बी नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर आईपीएमआर पॉपुलेशन. So that was called as the stratified sampling technique. सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि, और ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो टारगेट पॉपुलेशन की लिस्ट अवेलेबल होती है, और लिस्ट में हमारे पास ऑलरेडी लार्ज पॉपुलेशन होती हैं. तो यूजुअली इसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के बाद जो है, एक नंबर के बाद हम हर एक उस सीक्वेंस के बाद सेलेक्ट करेंगे. मिसाल आप सपोज 27 स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की, और मुझे 9 बंदे चाहिए, तो मैं अगर कहूं कि हर तीसरा बंदा जो इसमें लिस्ट में, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम डालेंगे, जिससे सिटिंग जो है डजंट मीन कि आप तीसरे नंबर पर बैठे हैं तो आपका नंबर तीसरा. नो, हम रैंडमली, क्योंकि तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख देंगे, और फिर हर तीसरा बंदा, अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर वसीम जो है ये किस पोजीशन पर आएगा, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो है सपोज जावेद जो है जैसे स्टार्ट होती है वो कौन सी उसमें है. तो इसलिए, या सपोज मिनाहिल है तो एम जो है ये कौन सी पोजीशन पर होगी, हमें ये नहीं पता, ये रैंडम होगा. इसलिए ये जो है हम इसमें बाई चॉइस नहीं कर सकते, बाई चांस होगा. और फिर हम ये कहेंगे कि हम कितना हमने डिफरेंस रखना है के बाद जिसमें तमाम पॉपुलेशन भी खत्म हो जाए और हमें हमारा जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो भी मिल जाए. तो हम ये कहेंगे कि हर तीसरा बंदा जो है इस क्लास से अगर हम सिलेक्ट कर लेता हूँ 27 तक पहुंच जाएंगी, और हमारा सैंपल साइज 9 हमें मिल जाएगा. अगर हम यहाँ पे कहें कि हर छठा बंदा, यानी हर एवरी 6 पार्टिसिपेंट स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड, तो फिर क्या होगा, हम 6 पे चले जाएंगे तो एक आ जाएगा, फिर 12 पोजीशन पे जाएंगे दूसरा मिलेगा, फिर 18 पे 24, तो हमें 4 बंदे मिल जाएंगे. नेक्स्ट अगर हम 30, तो 30 तो है नहीं, अब हमें चाहिए 9 बंदे, और अगर हम हर छठा बंदा लेंगे तो हमें मिलेंगे 4. अगर 5 मिलेंगे तो फिर हमें 5 मिलेगी, अगर हम 4 लेंगे तो 6 मिलेंगे. इसलिए हमने फिर क्या करना, इसका सही तरीका ये है कि हमने इसमें सिस्टमिक रैंडम सैंपल में हमने तमाम पॉपुलेशन को डिवाइड करनी है बाय द रिक्वायर्ड सैंपल साइज. अब देखिए आपके टोटल सैंपल साइज, आप टोटल एंटायर पॉपुलेशन की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 27. आपकी सैंपल साइज रिक्वायर्ड कितनी है, 9. So 27 divided by 9, so the answer would be 3. So that is now our हमारा इंटरवल आ जाएगा. हर 3 इंटरवल के बाद हम लेंगे. जैसे मिसाल इस नीचे पिक्चर में देखिए, देयर आर 9 पर्सन्स, और उसमें अगर हमें 3 बंदी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर तीसरे बंदे को 1, 2 and 3 एंड दे टोटल आर 10, तो हम यहाँ पे जो है ले सकते हैं हर तीसरा बंदा, तो हमें 3 बंदे मिल जाएंगे. तो तरीकाकार क्या है
divide the entire population by its simple size and we will give the interval. अब सपोज 100 पार्टिसिपेंट है एंड वहां पे हमें बंदी चाहिए सिर्फ 5, तो अगर आप 100 को 5 पे डिवाइड कर ले तो आंसर वुड बी 20। इट मीन हर 20वां बंदा, दैट्स इट 20 40 60 पे रेट इन 100, तो तमाम सिंपल मुझे जो इनफ सिंपल साइज भी मिल जाएगी और साथ साथ जो है इंटायर पॉपुलेशन भी कवर हो जाएगी। क्लस्टर सैंपलिंग जो है दिस इज सिमिलर टू द सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें वहां पे हम इंडिविजुअल बंदे का नाम जो है ये लॉटरी में डाल देते, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का या हम ग्रुप ऑफ सैंपल यूनिट का डालेंगे। मिसाल के तौर हम ये देखना, एक सेमेस्टर जो है आपकी आइडियोलॉजी की एक सपोज ट्रिप जा रही है तरफ से और सिर्फ एक सेमेस्टर जो है ये जाएगा, बट नाउ द डिसीजन लेनी ये है कि इधर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 को जिस सेमेस्टर के स्टूडेंट जाएंगे तो हम लॉटरी डालते हैं और इसमें ए बी सी यानी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेवंथ इस सेमेस्टर के नाम लाके लॉटरी डाल लेते हैं और सपोज 7 सेमेस्टर का नाम आ जाता है। तो इट मीन यहाँ पे जो हमने जो लॉटरी डाली है इसमें क्लस्टर वजह सैंपल यूनिट जो था एक क्लस्टर थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, न कि इंडिविजुअल पीपल। और फिर क्या होगा, इसमें एंटायर क्लस्टर जो है सिलेक्ट होगा। आपकी मिसाल यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक इलाके से एक इलाके से अब यहाँ से काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है मिशाल हया एंड दसंदस, क्या आप अपने काइंडली आपने अपनी जो माइक्रोफोन है इसको म्यूट कर दें। एंड यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन दसंदस, या आपका भी माइक जो है म्यूट नहीं है, आप वहां चैट बॉक्स पे मैसेज लिख सकते हैं। यू कैन राइज योर हैंड और यू कैन डायरेक्ट स्पीक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट आप जो है कि आप अपनी माइक को म्यूट रखें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो सपोज ये एक इलाका है जहां पर इट इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बट ये जस्ट वांट टू सिलेक्शन, तो हम क्या करेंगे सेक्शन 1 से लेकर 5 तक हम इसको लाठी डालेंगे और जो सपोज 1 एंड 5 के नाम सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इस सेक्शन के तमाम को फिर सेलेक्ट किया जाएगा। दिस इज द क्लस्टर सैंपलिंग। ये हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है और यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट नहीं होती बल्कि सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर होगी। चीप पिक एंड इजी फॉर लार्ज पॉपुलेशन। डिसएडवांटेज क्या है कि दिस पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर ये है कि देखिए यहाँ से सेक्शन 2 वाले बिल्कुल निकल जाएंगे, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 3 वाले भी बिल्कुल निकल जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज द सैम्पलिंग एरर। If a small homogeneous population is under study, this technique is not at all useful. छोटी obviously because ये large population और heterogeneous के लिए है। The next is the sequential sampling. This method of sample is slightly different from the other method. Here the sample size is not fixed. But अब ये देखिए जिससे पहले जितने भी 4 मेथड्स हमने किए, क्लस्टर सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, उन तमाम में हमें सैंपल साइज पहले से कैलकुलेटेड और हमें मालूम होता है हमने कितने बंदे लेने होते हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग एक स्पेसिफिक टाइप होती है प्रोबेबिलिटी की जिसमें हम मुसलसल जो है लोग सेलेक्ट करते रहते हैं, वी एडेड देम एंड रिक्रूटेड देम, or we don't know that how many people would be enough at the end. So when the sample size is not fixed, not calculated in the start, and जब तक हमें सही जो satisfactory results नहीं मिलते तो हम लोगों को रिक्रूट करते जाएंगे, यानी they will be an addition in the sample size. We don't know how much people we need for that research. So that is actually known as the sequential sampling technique. Advantages are facilitate the reference for study on best possible smallest sample, and disadvantages are not possible to study a phenomena which need to be studied one point of time, require the repeat entry into the field to collect the sample. Again, आप जब उसको बार बार फील्ड में जाना होगा कि फिर से लोगों को ले फिर से लोगों को ले, तो ये बहुत कम केसेस में होता है एंड रिसर्च में जो है बहुत कम जो इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं। The last type, that is the multi-stage sampling. That is again exactly similar to the sample random sampling, or simple we can say that the cluster sampling है, but यहाँ पे हम multiple times कर लेते हैं। मिसाल
आप डेटा कलेक्ट करते पूरी केपी से, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आप पूरी केपी को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, उनसे आप सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज अ क्लस्टर सैम्पलिंग, बिकॉज वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट के नाम रखेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट के नाम मीन आप यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल बंदे का नहीं, पूरी ग्रुप ऑफ पीपल का नाम आपने लॉटरी में डाला है। फिर उसके बाद अगेन इट इज टू डिफिकल्ट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एंटायर 4 डिस्ट्रिक्ट। तो हम डिस्ट्रिक्ट को तहसील में इन 4 डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील जितने भी बंदे, सपोज 12-13 तहसील बनते हैं, उसके यहाँ नाम डालेंगे और फिर जो जो तहसील आ जाएगा, सपोज 4 तहसील हम सेलेक्ट कर देते हैं, फिर से जो है ये 8 तहसील एक्सक्लूड हो जाएंगी, 4 आ जाएंगे। फिर ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। फिर उसके बाद हम यूनियन काउंसिल पर, फिर विलेज काउंसिल पर। तो ये देखिए हम बार 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 जो है ये सैम्पलिंग कर लेते हैं, और जब तक इसलिए ताकि हम एक इतनी सैम्पलिंग इस पॉपुलेशन पे पहुंच जाए जहां से हम अपना इजीली अपना पॉपुलेशन सैंपल से सिलेक्ट कर सकते हैं। So that is actually called as the multi-stage sampling. I mean, we conduct this cluster sampling again and again and again in a very large population. More accurate, more effective, it's very costly, and as well as there is high chances of the sampling error. अब आते हैं टुवर्ड्स द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये अपोजिट है अब द प्रोबेबिलिटी का, किसमें हम चॉइस कर सकते हैं कि किसको लेना है, किसको सेलेक्ट करना है सैंपल में, किसको नहीं करना है। एंड इसलिए इसमें तमाम पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलती टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल साइज। तो यहाँ पर पीपल आर सेलेक्टेड बाय चांस रेदर देन बाय चॉइस। सबसे पहले जो एग्जांपल है पर्पस सैम्पलिंग, समटाइम इसको जजमेंटल और एक्सीडेंटल और अथरेटिव सैम्पलिंग टेक्निक भी कहा जाता है। और ये उस टाइम पे जरूरी होता है जब हमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की लोग चाहिए। मिसाल आपको चाहिए कि मेल चाहिए जो 60 जो प्लस हो और टाइप 2 डायबिटीज के साथ हो। अब यहाँ पे देखिए वी हैव स्पेसिफिक क्राइटेरिया। आप हर डायबिटीज शुगर वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो 60 प्लस उसका एज हो, जो टाइप 2 डायबिटीज का हो और जो मेल हो। अब एक बंदा मेल है 60 प्लस लेकिन टाइप 2 का है नहीं है और टाइप 1 का है, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको नहीं करेंगे तो इट इज आवर चॉइस। दैट्स व्हाई इट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हम पसंद करते हैं इनको करेंगे इनको नहीं करेंगे। सो व्हेन वी हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, व्हेन वी हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, और जिसके बेस पर हम एक खास लोगों को सेलेक्ट करेंगे, बाकी को एक्सक्लूड करेंगे। So that is actually known as the purpose use sampling technique. और ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास उन तमाम एंटायर पॉपुलेशन की इन-डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास उनके जेंडर के बारे में, उनके डेमोग्राफिक जितने उनके बारे में, उनकी डिजीज के बारे में, हिस्ट्री के बारे सब हमें पता। जैसे मिसाल अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, सो यू नीड तमाम जो पॉपुलेशन है डायबिटीज की, यू नो कि दे आर टाइप 1 और टाइप 2, यू शुड नो दैट व्हाट इज योर देयर एज, और ऑब्वियसली इन जनरल का तो पता चल जाएगा। एंड दैट इज वी यूज द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग व्हेन वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। So we can see here there are different colorful bodies, but we just select the green one, so that is the purpose sampling technique. It's simple to draw, it saves resource, it requires registerful work. What are the disadvantages? Requires a considerable knowledge about the population and the study, and is not always reliable sample. A convenience sampling, previously said कि गलती से convenient लिखा था, but that is actually a convenience sampling. ये तब होती है जो that is actually the convenience is sometimes also known as the accidental. सॉरी मैंने पहले एक्सीडेंटल इसके लिए कहा था, इसके लिए एक्सीडेंटल जो है ये इट इज फॉर द कन्वीनियंस नॉट फॉर द पर्पस यू, इट इज जजमेंटल अथॉरिटी इसको कहा जा सकता है। सो जस्ट पॉर्डन फॉर दैट। सो ये इसमें होता है कि जिसमें जितना आप जो आपके लिए आसान तरह का होता है, जो अवेलेबल बंदे होते हैं, आपने बस किसी जगह पे जाना है और वहां पे जो भी अवेलेबल है उनसे आप और वो कंसेंट दे रहे थे, बस उनसे आप डेटा कलेक्ट कर जाते हैं। दिस इज द कन्वीनियंस मेथड। Advantage is easiest, cheapest, and least time consuming. Help in saving time, money, and resources. Chances of sampling bias because it is your choice कि किसको select करना है किसको नहीं करना है। And that's why sometime अगर आपने
नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है, सो द फंडिंग कांट बी जनरलाइज। मिसाल, आप आईपीएमआर से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं और आपको जो भी स्टूडेंट आईपीएमआर का मिले तो आप उससे डेटा ले रहे थे, सो दैट माइट बी, आप अपने क्लास आपके लिए सबसे इजी होंगे तो उसमें 7 7 आइडियोलॉजी की स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे, फिर ओवरऑल आइडियोलॉजी की ज्यादा होंगे, तो एक्चुअली फिर हम इसको पूरे आईपीएमआर पर जनरलाइज नहीं कर सकते। The next is the consecutive sampling technique. It is very close and similar to the convenience sampling, but simple difference ये है कि वहां पर हम ब्रेक ले सकते हैं, ए को सेलेक्ट करते हैं, बी को नहीं करते, सी डी को सेलेक्ट करते, ई को नहीं करते, ये हम कन्वीनियंस में कर सकते हैं। बट इन कंसेक्टिव जब हम किसी जगह पर विजिट करते हैं, एवरी एलिजिबल एवरी प्रेजेंट और जो कंस्ट्रेंट दे रहता है उसको हम सेलेक्ट, हम मिस किसी को नहीं करेंगे, तो हम इसको इसलिए कंसेक्टिव कहा जाता है। सो दैट इज अ स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ, वी कैन से दैट द कन्वीनियंस सेंडिंग टेक्निक, कि जिसमें आप किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे एंड जितने भी एलिजिबल पेशेंट पार्टिसिपेंट क्लाइंट उस टाइम पे प्रेजेंट है आप उन सबको कवर करेंगे। दैट इज एक्चुअली नोन एज द कंसेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक। इट इज one of the common method used, non-probability method used in the clinical trials. इसको समटाइम टोटल इमोरेटिव सैम्पलिंग टेक्निक भी, क्योंकि इसमें आप सबको काउंट कर देते हैं। Advantages are ensure most representative sample, convenient and less time consuming. Disadvantages, researcher has no set plans about sample size and sampling schedule. Okay. The next is the quota sampling. Quota sampling उसको कहते हैं जब हमें अगेन जो है एक जनरल सा हमने नंबर की भाई उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया की लोग हमें इतने नंबर में चाहिए, बाकी किसी भी कैटेगरी को, लेकिन इस कैटेगरी के लोग हमें सपोज इतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं और आप कहें कि भाई 100 लोगों में से 30 जो है ये आइडियोलॉजी की होनी चाहिए, 50 आइडियोलॉजी की होनी चाहिए, बाकी 50 किसी भी डिसिप्लिन का, दैट डजंट मैटर। तो आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर रख दिया, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए सिंपल साइज में, आपने सिंपल साइज में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर दिया, then it we can call as the quota sampling. Again, this is non-probability sampling because इसमें आप एक पॉपुलेशन को ज्यादा जो वेटेज देंगे एज कम्पेयर टू द अदर, तो या एक को आप कोटा मीन दे कंफर्म दियर, उनकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर जिनकी आपने उसको पूरा पूरा का सिलेक्शन जो राइट नहीं दिया। It is economically cheap, that's why it is advantageous. And what are the disadvantages? Always does not guarantee the representative sample and can't be generalized to overall population. And obviously, चूंकि आप कोटा रख लेते हैं तो सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग एरर की चांसेस बहुत है। The next is the snowball sampling, and snowball is very interesting and very different from the other. स्नोबॉल सैम्पलिंग हम तब यूज करते हैं व्हेन द सैंपल, जो हमारे सैंपल साइज में हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो हम अपने सैंपल से बात कर लेते हैं कि काइंडली आप अगर सेम जो आपकी तरह सेम कैरेक्टरिस्टिक के उसको आप हमारी स्टडी में इनवाइट करिए, आप उनको अपना कांटेक्ट नंबर दे देते हैं कि इनसे अगर वो हिस्सा देना चाहते हैं तो उनसे भी ये कार्ड दे दो कि और इसको रिसर्च में इंक्लूजन के लिए इनवाइट करे। तो आपके जो सैंपल साइज है, आपके जो पार्टिसिपेंट आपके साथ रजिस्टर्ड है, वो आपकी और सैंपल साइज लेके आते हैं। इट मीन वो आपकी, इसलिए एक इसको चेन रिपल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। जैसे मिसाल यहाँ पे देखिए, आपने इन 2 बंदों को रिक्रूट कर दिया, इन्होंने फिर इनको आइडेंटिफाई कर दिया, 3 बंदे ने, इन्होंने भी इन 3 को आइडेंटिफाई कर दिया, तो आपके पास टोटल 8 हो गया। लेकिन आपने एक्चुअली खुद जो है सिर्फ एक बंदे को किया था और एक बंदे ने इन 2 को, फिर इन 2 ने 3 को, इस तरह एक बंदे से आपके पास 8 आ गए, इसलिए इसको कहा जाता है द चेन रेफरल सैम्पलिंग। और ये तब होती है जब हमें सैंपल जो है जो आपकी स्टडी सब्जेक्ट जो है ये बहुत मुश्किल से अगर मिल रहे हैं, तो फिर हम जो है स्नोबॉल पे जाते हैं। So a researcher seek and ask for assistance from the subject, from the sample, to identify people with a similar trait of interest after observing the initial subject. Advantages क्या है? The process is simple, cheap and cost effective. Sampling technique require a lesser workforce because आपके लिए और बंदे sample ढूंढेंगे। Disadvantages क्या है? Later control of researcher over the sampling method because बाकी लोग आपके लिए sample लेके आएंगे, that's why you don't have that much control.
कि सैंपल आएंगे या नहीं आएंगे, सैंपल जो इनफ सैंपल साइज जो है हमारा वो पूरा होगा या नहीं, दैट इज नॉट इन द रिसर्च कंट्रोल. Representativeness of the sample is not guaranteed again because obviously किसी खास स्पेसिफिक कैटेगरी की स्टेटा की बंदी शायद आ सकते हैं, दूसरे की नहीं आएंगे. So chances of poor coverage of the entire population. That's why this study is should be used when it is ultimately required. Otherwise, it shouldn't be practiced because of its large disadvantages. So that was the end of the सैम्पलिंग टेक्निक. एक लास्ट जो इसमें लिस्टेड नहीं है, यू कैन लिस्ट देम इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो स्लाइड में नहीं है, दैट इज द टेम्पोरल सैम्पलिंग. टेम्पोरल सैम्पलिंग उसको कहा जाता है जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम जो है एक स्पेसिफिक जमाने से सिर्फ प्रेजेंट लोगों को ले लेते हैं और फिर आप बाकी उसके अलग जमाने, जैसे मिसाल आप कहें कि सिर्फ उन लोगों को लेंगे जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट हो बिटवीन द जनवरी एंड मार्च के दरमियान, सिर्फ उन लोगों को हम ले रहे हैं. बाकी इफ समवन इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन अप्रैल टिल दिसंबर, हम उनको नहीं लेंगे. So now this is actually atemporal. Sometimes we select this when we are comparing two different seasonal data. जैसे मिसाल, what is actually the incidence of asthma in the autumn and what is actually the incidence of the asthma in the spring. So that is spring versus autumn. हम two seasons जो है consider कर लेते, compare कर लेते. उस time पे भी है हम जो है temporal sampling जो use कर सकते हैं. But again, this is really less reported. The most commonly reported sampling technique from the non-probability, that is the convenience sampling technique in the cross-sectional studies, and the consecutive sampling technique in the clinical trial in the RCTs. Similarly, from the probability sampling technique, the most commonly reported, that is the sample random or the stratified sample random that is being reported in the literature. So it means that depend on the situation, that depend on the context, that depend on the presence of the requirement, and after that we can decide which sampling technique is appropriate for a specific context. तो हरगिज जो है ये नहीं कि हम हर एक असेंबली टेक्निक हमारी चॉइस पर है, हमारी मर्जी कि हम कब यूज करें, नो, डिपेंड करते हैं. तो इसलिए जब आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपनी असेंबली टेक्निक सेलेक्ट कर देते हैं तो इन तमाम पैरामीटर्स को देखिए कि आपकी सैंपल जो है ये हेट्रोजेनस है, ये होमोजेनस है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से आपसे ट्रू हर एक डिसिप्लिन की, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक सेमेस्टर की जो है जेंडर की स्टेटा की जो है लोग आपको मिल सकते हैं. सो दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि एट द एंड हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे सैंपल सेलेक्ट कर ले जिनको हम एंटायर पॉपुलेशन पर इसको लागू रिजल्ट्स जो है उस पर जनरलाइज कर सके. सो ये तब हो सकते हैं व्हेन वी हैव द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. सो दो चीजें जरूरी हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड द नंबर ऑफ सैंपल साइज भी. आपका जो सैंपल साइज कैलकुलेटेड होता है दिस इज द मिनिमम कैलकुलेटेड सैंपल साइज, उससे आप कम नहीं ले सकते. तो इनफ सैंपल साइज और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे, तो ये जो है ये आज हमने डिस्कस कर दिया किस तरह सेलेक्ट करेंगे. हाउ मच इंशाल्लाह ये किसी और सेशन में होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सैंपल साइज टेक्निक. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.